अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं अनम अहमद। साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अलकादे ट्रस्ट केस में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। उन्हें इस केस में गिरफ्तार किया गया, फिर उनका अहलिया का नाम ECL में डाल दिया गया और अब नैब ने इमरान खान की काबीना के साबिक वज़रा के बयानात रिकॉर्ड करने शुरू कर दिए हैं। फैसल वारदा, फवाद चौधरी, जुबैदा जलाल, शेख रशीद समेत कई वज़रा अपने बयानात रिकॉर्ड भी करा चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मौजूदा हालात को पेश नजर रखते हुए हमारा सवाल यह है कि क्या अलकादे ट्रस्ट केस में इमरान खान के खिलाफ कोई साबिक वफाकी वजीर वादा मुआफ गवाह बन सकता है? हमारा जो पैनल मौजूद है मैं तारुफ करवा देती हूँ। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जावेद सुमरो हमारे साथ, नाजिर महमूद और असद महमूद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपको क्या लगता है ये जो अलकादे ट्रस्ट का केस है, ये इमरान खान का सियासी करियर इसको ले डूबेगा? कोई साबिक वजीर वादा मुआफ गवाह बन सकता है? सियासी करियर तो इनका नहीं ले डूबेगा। मैं नहीं समझता कि इस तरह के केसेस से किसी का सियासी करियर ख़त्म होता है। पहले भी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी और सियासतदानों के ख़िलाफ़ बहुत सारे केसेस बने, तो इस केस से सियासी करियर तो ख़त्म नहीं होता। लेकिन जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या ये कोई वज़ीर वादा माफ गवाह बन सकते हैं, अब जितनी तेज़ी से इनके साबिक वज़रा, साबिक साथी PTI को छोड़ रहे हैं, इमरान खान को छोड़ रहे हैं, उससे इम्कान तो इस बात का है कि कोई वादा माफ गवाह बन जाएगा। लेकिन वादा माफ गवाह के पास इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझता, सिवाय शहजाद अकबर के, क्योंकि शहजाद अकबर जो थे वो बराह रास्त इस सारी डील में शामिल थे। और उस डील में क्या, मैं थोड़ा सा ये नाजरीन के लिए केस का भी बता दूँ। केस था क्या? केस ये था कि सैकड़ों अरब की मालियत के असासे जो हैं वो लंदन में, इंग्लैंड में ख़रीदे गए। वो वहाँ की क्राइम एजेंसी ने डिटेक्ट किए। अब उसके पैसे वापस आने थे, वो भी सैकड़ों अरब में थे। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई, इमरान खान इन्वॉल्व हो गए, लेकिन चूंकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान की हमनवा थी, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, सारे उनको इमरान खान प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने इनको प्रोटेक्ट किया। और वो जो पैसा आया उसकी कार्रवाई करने के बजाय उसका एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि वो पैसा जो है वो सरकारी ख़जाने में जाता। लेकिन उस वक्त तमाम वज़रा ने यह कहा, खासतौर पर जुल्फ़ी बुखारी ने यह बात कही थी कि जी सुप्रीम कोर्ट भी तो हुकूमत का ही है, वहाँ चला गया तो क्या हुआ। जबकि हम ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त से बराबर जो है वो एक पैरेलल स्टेट के तौर पे काम करता है, अपने फैसले खुद कर रहा है और मसाइल क्रिएट करता रहा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इमरान खान साहब ने जो खुद चोर डाकू के नारे 20 साल से लगा रहे थे, वो खुद उस डाके में शामिल हो गए। उन्होंने जो मुलजिम था उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, मुलजिम क्या बल्कि मुजरिम साबित हो चुका था, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्होंने अपनी डील पक्की की, उसमें से पैसा भी लिया, अलकादे ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट का मकसद क्या, कोई रहूनियत फैलाना था, रहूनियत की यूनिवर्सिटी बनाना था, जिसके ट्रस्टी ये शुरू में 4 लोग थे उसमें, यानी इनकी बेगम बुशरा बीबी के अलावा उसमें बाबर आवान भी शामिल थे और जुल्फ़ी बुखारी भी थे उस ट्रस्ट में। लेकिन बाद में उनमें से 2 लोगों को, बाबर आवान को और जुल्फ़ी बुखारी को, निकाल दिया गया और उसके बाद सिर्फ 2 ट्रस्टी रहे, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये बराह रास्त उसमें शामिल थे उस डाके में, और वो सारे ये जो शफाफियत के नारे 20 साल से लगाते रहे, जब इनको मौका मिला तो इन्होंने खुद हाथ साफ करने में कोई देर नहीं लगाई। तो इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए, इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अवाम के ट्रस्ट को नुकसान पहुंचाया है और एक बहुत बड़ा डाका डाला है अवाम। ये अवाम का पैसा था, मुल्क का पैसा था जो इन्होंने इस तरह से किया। ठीक है। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब, आप क्या समझते हैं, इमरान खान के करीबी साथी जो तकरीबन 1 महीना पहले से, अगर हम पिछले महीने की बात करें, तब तक वो इमरान खान के करीबी साथी गिने जाते थे, आज ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद इनमें से कोई वादा मुआफ गवाह बन सकता है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? देखिए, पहले तो इस बात को डाका करार देना मालूम नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं, इसलिए कि नेशनल क्राइम एजेंसी यूनाइटेड किंगडम ने वो पैसे पाकिस्तान को वापस किए, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं वो तमाम पैसे। और ये जो अलकादे ट्रस्ट है, इसमें तो रिस्पोंडेंट मुदई जो था उसको मुद्दा अलैह जिसको कहते हैं, वो भी बनाया जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। और फिर मलिक रियाज हुसैन साहब को, उनका नाम कोई नहीं ले रहा। उसमें हमें इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इस तमाम डील में जितने पैसे इन्वॉल्व हुए थे वो पाकिस्तान वापस आ गए, सुप्रीम कोर्ट के पास वो अमानत पड़ी हुई है। दूसरा पहलू उसका ज़मीनों का है कि वो इमरान खान का जो ट्रस्ट था, जो अलकादे ट्रस्ट है, उसके लिए ज़मीनें बहरिया टाउन के मालिक ने क्यों दी। अब
वो एक अलग पहलू है। उसमें इमरान खान साहब को उसका जवाब देना है कि अव्वल तो ये है कि कोई डोनेशन अगर मुझे मिलती है किसी मकसद के लिए, किसी यूनिवर्सिटी, तालीमी इदारे या अस्पताल के लिए, तो आमतौर पे सब लोग वो कबूल कर लेते हैं। दस्तक महमूद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये जो वादा मुआफ गवाह की बात हो रही है, अगर हम सियासी तारीख पर नजर दौड़ाएं तो अगर कोई वादा मुआफ गवाह अभी बन जाता है इमरान खान के खिलाफ, तो क्या ये कोई नई बात तो नहीं होगी? ऐसे वाकयात हमारी हिस्ट्री में भरे पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अनम, हर चीज़ मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से, और हमें मेरा ख्याल है किसी हैरत का भी शिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पिछले आलमोस्ट कोई चंद दिनों से या चंद हफ्तों से कह लें, जिस तरीके से वो एक रटी रटाई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, वो भी मेरा ख्याल है अब तो बल्कि मैं समझता हूँ कि वो जो जर्नलिस्ट बैठे होते हैं वो उनको ज़्यादा पता होता है कि उन्होंने अगला जुमला या अगला एक लिहाज से कोई फ़िक्रा क्या एक लिहाज से बोलना है। इसमें किसी तरह का कोई वो मसला तो है नहीं कि अगर कोई वादा मुआफ गवाह बनता है, बट कहने की बात ये है वो जो 190 मिलियन पाउंड्स एक लिहाज से वो आए, तो वो कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अकाउंट के अंदर तो नहीं जमा हुए ना, वो जमा हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट्स के अंदर, विच इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ पाकिस्तान। और मैं इस पे भी मुझे आई एम रियली सरप्राइज कि आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है इट इज़ गोइंग एग्जैक्टली पैरेलल टू द गवर्नमेंट, और एक और किसी तरह की गवर्नेंस आपको नज़र आती है। मैं समझता हूँ कि इन पिछले स्पेशली अगर 13.5-14 महीनों के अंदर आप देखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपने इस PDM की गवर्नमेंट को मुख्तलिफ औकात के अंदर हमला आवर होते हुए देखा, मैं इसको ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा, वी हैवंट सीन इट इन द पास्ट। वाई? बिकॉज उन्होंने फील किया कि नहीं जी, उनको मजबूर करें कि नहीं वो सारे फैसले करें जो उनको एक लिहाज से करने चाहिए। दूसरी चीज़ ये, अगर हम ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट कह लें, ट्रस्टीज़ कह लें, ये तो बेसिकली 1881 का लॉ है। तो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लॉज एक्चुअली जो आप ये ट्रस्ट जिसके तहत इस्टेब्लिश एक लिहाज से करते हैं। आई डोंट से कि जी अगर इसके अंदर किसी तरह की भी कोई ऐसी आप समझते हैं कि करप्शन हुई है, चाहे इमरान खान के अकाउंट पे या उनकी वाइफ के अकाउंट पे, जुल्फी बुखारी, अगेन इफ़ ही कम्स इनटू दैट, मेरा ख्याल है कि इस गवर्नमेंट के पास हर तरह की सहूलतें हैं, उनके पास तमाम हर तरह के इदारे हैं, उनको तमाम अकाउंट्स तक भी एक लिहाज से रसाई है। देन वो कौन इनको रोकता है जी कि नहीं इन सारी चीज़ों को बीच में ना लेकर आएँ। और जहाँ तक अगर आप बात करते हैं नैब की, तो आई डोंट से ठीक है, नैब को अपनी तहकीकात सर्टली करनी चाहिए और किसी लेवल तक जाना चाहिए, बट इफ़ यू रिमेंबर हु इज़ द मेन पर्सन, अगर नेशनल क्राइम एजेंसी जो UK की है उसका एग्रीमेंट हुआ तो किस तरह हुआ, उसके अंदर कौन था, आर फॉर दैट मैटर वो किसके पैसे थे जो कि पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज लाए गए। यू नो एवरीबडी स्टेज क्वाइट, सर्टनली इट इज़ बेसिकली फ्रॉम बहरिया टाउन। तो अगर आप ये करते हैं कि जी इमरान खान को आप बुलाते हैं या बुशरा उनकी जो मिसेज है उनको आप बुलाते हैं, तो भाई वाई नॉट दैट पर्सन टू बी कॉल्ड कि जी उनके पैसे थे, किस तरीके से आपने किए, वाई शुड ही नॉट बी एक्चुअली इनकॉर्पोरेटेड एक्चुअली इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द नैब। द रीज़न इज बिकॉज इट कॉम्प्रोमाइज, चाहे नैब की बात करें या हुकूमत की बात करें। तो इस वक्त आप देखें वीकर विकेट के ऊपर कौन है, तो जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो देन यू सी कि नहीं यार इसी तरह का, क्योंकि पूरे मुल्क में ये PDM ने ये सिलसिला सारा किया हुआ है, मुल्क को हमें इन्होंने भिखारी बना के रख दी है। इनकी ओवरऑल वो तो अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे एक्चुअली ये किस तरीके से मुल्क की मईशत को एक लिहाज से लेके चल रहे हैं। तो इसी तरह के ड्रामे आपको नजर आते रहेंगे, इसी तरह हम डिस्कशन एक लिहाज से करते रहेंगे, एंड अनएंडिंग डिस्कशन है जिसके एक्चुअली कोई एक लिहाज से। अच्छा मैं एक और भी आपसे अर्ज करूं, अच्छा भी हाँ, अगर इनको सजा भी हो जाती मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब है क्या अगले फोरम्स अवेलेबल नहीं है आपके पास? क्या आपके जो नैब की सजाएं हैं क्या वो आपने सेटिस्फाइड होते हुए नहीं देखी? तो मैं ये कहूँगा कि दिस गवर्नमेंट हैज़ टू टेक वेरी कंक्रीट स्टेप्स कि इन्होंने किस तरीके से मुल्क को लेके चलना है, हमें इन चीज़ों के अंदर ना डालें बीच में। सही है, सही है, सही है। जावेद सुमरो, आपकी तरफ मैं आऊँगी। ये जो केस जिस तरह से जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, अब इस केस में दो और अहम लोगों के नाम आते हैं, शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी का नाम भी आता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या इस केस में हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या हुकूमत ज़रूरत पड़ने पर उनको भी मुल्क में वापस बुला सकती है, उनको भी लाया जा सकता है? जी देखिए, जहाँ तक बात है जुल्फी बुखारी की, तो उसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक वर्डिक्ट दे चुकी है कि वो पाकिस्तान बॉर्न नहीं है, यानी कि उनकी जो जाए पैदाइश है वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंग्लैंड के शहरी हैं
वो पैदाइशी वहाँ पे हैं, तो उनका एक केस था इसी तरह से नाहली का, तो वो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुकी थी। तो वो इस वक्त पाकिस्तान के नहीं जो है इंग्लैंड के शहरी हैं, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे। अगर पाकिस्तान का कोई इंग्लैंड के साथ इस किस्म का कोई मुआहदा है तो फिर वो उसको वापस बुलवा सकते हैं या कोई इस किस्म का एक्शन हो सकता है। रही बात जहाँ तक जो साबिक वफाकी वज़रा जो इमरान खान के कैबिनेट में थे, उन तमाम को जो है नेब ने नोटिस जारी किया हुआ है। सिर्फ ऊपर एक नाम तब्दील है नोटिस में, बाकी सारी 12 के 12 सवालात वही मौजूद हैं। अब देखें, आज शेख रशीद की जानिब से अपना जवाब जमा कराया गया, जुबैदा जलाल पेश हुई हैं और इसके अलावा दीगर हैं। जबकि अभी तक हम दो अहम लोग जो हैं वो उनको अभी तक हम भूल रहे हैं। वो हैं उस वक्त इमरान खान की कैबिनेट में मौजूद थे मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो लोग वजीर थे, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी और उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे फ़ारूक नसीम। मेरी नज़र में उन दोनों में से फ़ारूक नसीम जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, जो उस वक्त सारा ऐसे समझ लें कि कैबिनेट के जितने भी एजेंडा थे उसको वहाँ पर ऑपरेट करते थे, सही तरीके से उसको चलाते थे, वो उनका जवाब सबसे ज़्यादा अहम होगा और वो क्या जवाब देते हैं। आज शेख रशीद का अगर हम जवाब उसका जायज़ा लें तो उन्होंने इस सरीहन ये इनकार कर दिया है कि जब ये एजेंडा आइटम उस वक्त कैबिनेट की मीटिंग में पेश हुआ तो वो उसमें थे ही नहीं। हो सकता है इसी तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी जवाब इस तरह से आ जाए, फ़ारूक नसीम का जवाब इस तरह से आ जाए। लेकिन कानूनी तौर पर जिस तरह से हुकूमत, ख़ासतौर पर PDM की जो ये हुकूमत है मूव कर रही है, वो अगर हम देखें तो माजी में इसी तरह से इमरान खान साहब की हुकूमत भी इनके खिलाफ मूव करती रही। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होती रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जानिब से जिस तरह से 3 से 4 वकला अपने मुकदमात के अंदर तब्दील किए गए थे, वो हमने आंखों से देखा और उसको कवर किया। तो सूरत हाल इस वक्त इस तरफ लेके जाया जा रहा है कि जो प्रेशर बिल्ड किया जाए, जो उस वक्त के जो वफाकी वज़रा थे उनमें से कोई एक ज़रूर, इनको भी आइडिया है कि कोई एक ना एक जो है इस प्रेशर में आके वादा माफ गवाह बन सकता है। और ये वादा माफ गवाह बनने की हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है। और शायद बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त भी जो माजी में एक वादा गवाह शख्स थे जिसको इस वक्त हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब हैं, वो भी माजी में हमारे 90s में देखें तो वो भी वादा माफ गवाह बन गए। लेकिन बाद में जब वो आए पाकिस्तान तो उन्होंने वो वादा माफ गवाह से मुकर गए, कहा जी वो मुझसे जोर ज़बरदस्ती लिया गया। तो ये इस किस्म की पॉलिटिकल मैनूवरिंग जो है वो होती रहेगी, वो पहली दफा नहीं हो रही। सही है, सही है। डॉक्टर साहब आपको आ रहा है, लेकिन मैं पहले इम्तियाज गुल साहब की जानिब जाऊंगी। इम्तियाज गुल साहब, ये प्रेशर की जो बात हो रही थी अभी, आपको लगता है कि ये जो वादा माफ गवाह बनाने की बात की जा रही है या बनने की बात की जा रही है, इनके ऊपर अभी बहुत ज्यादा प्रेशर है? अगर ऐसा कोई शख्स या ऐसा कोई साबिक वफाकी वजीर वादा माफ गवाह बन भी जाता है तो वो प्रेशर में आकर करेगा? तो मेरा ख्याल है रोज़े रोशन की तरह आया है। अब तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों होती है, वादा माफ गवाह क्यों बनते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम मीडिया पे इतना ज़्यादा वक्त इस एक ऐसे मसले पे क्यों सर्व कर रहे हैं जिससे मुताल्लिक तमाम पैसे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हुए हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मलिक रियाज हुसैन को तो नोटिस ही नहीं भेजा। इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत के पास तमाम वसाइल मौजूद हैं, वही नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मौजूद है, वो मलिक रियाज हुसैन को भी उसमें शामिल करे। और नेशनल क्राइम एजेंसी यूनाइटेड किंगडम की, उससे भी जाके फिर पूछगछ करे कि आपने अगर ये पैसे लिए थे तो वो आपने भेजे कौन से अकाउंट में, क्या किसी ने ये सवाल पूछा है। तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है बतौर पाकिस्तानी के कि एक ऐसे केस में अब सुल्तानी गवाह तलाश करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मुनाफकत का दौरा है, जहाँ पे इस वक्त प्रेशर भी है, जहाँ पे झूठ बोलने वालों का, आपको मालूम है पाकिस्तान शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ पाकिस्तान में बोला जाता है। तो उसमें प्रेशर है, वो तो अब मेरा ख्याल है वो मसला सानवी हो गया। सवाल ये कि किस हद तक ये कानूनी मसला है, किस हद तक इसमें डाका मारा गया है, जो हमारे कई साथी कहते हैं, किस हद तक गैर कानूनी काम हुआ है। क्या किसी को किसी से डोनेशन में ज़मीन लेना जुर्म है, किसी से डोनेशन में अस्पताल तामीर करवाने के लिए कोई जुर्म है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी बड़ी सीधी सी बात है, इसमें मेरा ख्याल है ज़्यादा बहस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तो साबित खान साहब नहीं करना है ना, जिस तरह अब माजी में इमरान खान खुद कहते रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के केसेस की अगर हम बात करें, इमरान खान कहते थे उन्होंने खुद आके साबित करना है, तो इमरान खान बेकसूर है तो साबित उन्होंने ही करना है अदालत में। फिर नहीं, मैं आप समझ नहीं रही, आप फिर उसी बहस में उलझ जाती हैं जिसमें हमारे हुक्मरान लोग हमें उलझाना चाहते हैं कि इमरान खान क्या साबित करेंगे कि उन्होंने, मलिक रियाज हुसैन ने उनको ज़मीन दी। अगर वो कहेंगे तो फिर मलिक रियाज साहब से भी पूछा जाएगा कि आपने ये ज़मीन क्यों दी, तो क्या उनको इसमें मुद्दा अलग बनाया गया है। तो हमें थोड़ा सा बड़े एहतियात से अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए
चोर, डाकू, क्योंकि अगर इमरान खान ने गलतियां की हैं उसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। लेकिन जिस शख्स को सबसे पहले एक्स्ट्राडाइट किया जाना चाहिए था, अब जुल्फी बुखारी की बात हो रही, वो तो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के कानून का इस वक्त भगोड़ा है, उनको वापस बुलाना चाहिए था। फिर जो कि 4 हफ्ते की छुट्टी लेके गए थे, जिसकी जमानत जी, वो जिसने जमानत दी थी उनकी, वो हमारे आज वजीर आजम हैं। तो उसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने ये सारे केसेस बनाए हुए थे। जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक ट्रस्ट की बुनियाद पे एक साबिक वजीर आजम को आज मतून करने की कोशिश कर रहा है, तो इस निज़ाम अपनी साख दरअसल मुसलसल खो चुका है। इससे हासिल कुछ नहीं होना है, उल्टा पाकिस्तान की मजीद बदनामी होगी। आपकी नज़र में पाकिस्तान की मजीद बदनामी होगी। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, और अगर ये वादा मुआफ गवाह इनमें से कोई बन जाता है तो उस गवाही की आपकी नज़र में वर्थ क्या होगी? देखें, इतनी वर्थ होगी, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा। एक तो सोमरो साहब ने अच्छी मिसाल दी, याद दिलाया कि सागदार भी एक दफ़ा वादा माफ गवाह बन चुके हैं, फिर बाद में उन्होंने कहा कि जी मैं अंडर प्रेशर था। लेकिन जो बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान की तारीख का है, जिस वादा माफ गवाही पे हमारे यहाँ जनरल ज़ियाउल हक ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, बग़ैर किसी ठोस शवाहिद के अदलिया को मैनिपुलेट करके सिर्फ वादा माफ गवाह की गवाही पर इतने बड़े लीडर को फांसी चढ़ा दी गई। तो आपका ये सवाल कि उसकी क्या वर्थ है, अगर वो जहन में रखें आप कि जिस मुल्क में बगैर किसी शवाहिद के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को, साबिक़ वज़ीर आज़म को फांसी लगाई जा सकती है, तो यहाँ क्या कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मैं बुनियादी तौर पर इस वादा माफ गवाही के ख़िलाफ़ हूँ। ये गलत ट्रेंड होता है। इसमें क्या होता है कि जो गवाही दे रहा है उसको माफ़ी मिल जाती है। जब माफ़ी मिल जाती है तो वो किसी भी मर्जी का जो है वो बयान दे सकता है, जो मेरे ख्याल में काबिल एतबार नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस किस्म की मिसालों से भरा हुआ है। एक बात और जो हमें जहन में रखनी चाहिए वो ये है कि काबीना का किरदार, चूंकि इमरान खान एक गल्फ लीडर रहे हैं और अब भी हैं, तो पूरी काबीना जो थी वो सिर्फ वही सुनती थी जो इमरान खान साहब कहते थे। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी ये जब काबीना मंजूरी दे रही थी तो उन्होंने इस पर सवाल नहीं उठाया कि आप खुद इसके ट्रस्टी हैं और आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि इसका बेनिफिट आपके ट्रस्ट को हो। लेकिन काबीना ने नहीं किया। सिर्फ शेख रशीद ने अभी ये कहा है कि जी मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, लेकिन जो लोग मौजूद होंगे उस काबीना के इजलास में जिसमें इसकी मंजूरी दी गई, तो वो तो जवाबदेह है ना, उनको तो जवाब देना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। वो जवाबदेह हैं और वो भी शरीक जुर्म है। यानी जो मैं डाके का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डाके, चोर, डाकू का लफ्ज़ इमरान खान साहब ने 20 साल से हमारे आवाम के बच्चे के जबान पर चढ़ा दिया है, इसलिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये इमरान खान साहब की देन है कि बगैर किसी सबूत के लिए भी सब कंडेम करते थे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तो फिर किसी और को भी ये अल्फाज इस्तेमाल। देखें, जब आप एक वजीर आजम हैं और आप किसी से अतिये में जमीन लेते हैं, खुद तो ये मिसालें देते हैं मगरिबी ममालिक की कि जी वहां तो लोग साइकिल पे जाते हैं, किसी से 10 रुपए नहीं लेते, 10 पाउंड नहीं लेते, और आप सैकड़ों केनाल जमीन लेकर इस तरह से बैठ जाते हैं अपने ट्रस्ट में और फिर चाहते हैं कि उनको डाकू भी ना कहा जाए। तो फिर ये तो वही बात है ना, इमरान खान को जो क्रिटिसाइज करते थे कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें, आज आप टीवी पर बैठ के इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, तो फिर उनको भी कंडेम ना करें। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। इम्तियाज साहब जरा क्विकली बात ऐड करना चाहता था कि ये जो लोग ढंडोरा पीट रहे हैं कि काबीना के हर वजीर की जिम्मेदारी है, डॉक्टर साहब इस तरह नहीं है। काबीना का जो भी फैसला होता है वो आईनी तौर पर प्रोटेक्टेड है। आप ये लोग जो जिस फैसले को बुनियाद बना के ये केस इन्होंने बनाया है, उसको तो ये मतलब है कि काबीना में जो भी फैसला होगा, हुकूमत खत्म हो जाएगी, बाद में आप उनके खिलाफ केस पे केस खोलना शुरू कर देंगे। क्या बातें कर रहे हैं? हमको ये सिविलाइज तरीका है गुज़िश्ता हुकूमतों के बखिए उखेड़ने का, जो काबीना के आईनन प्रोटेक्टेड फैसले होते हैं। लिहाजा ये अब खामखा हम इस किस्म की बहस में पड़ गए हैं कि जी हर वजीर को जवाब देना पड़ेगा, वजीर आजम को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। सही, आपका पॉइंट आ गया। जावेद सुमरो, आप चूंकि कोर्ट से भी कवर करते हैं, जो वहां पर रहनुमा आ रहे हैं या जो पेशियां भुगत रहे हैं, आप उनको भी देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखते हैं। अभी तक इस केस में जो पेश हुआ है, क्या बॉडी लैंग्वेज देखी आपने? आज हमने देखा कि फवाद चौधरी अकबी दरवाजे से वापस चले गए और मीडिया से बात भी नहीं की है। कुछ डरे से में, कुछ घबराए हुए थे? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो फवाद चौधरी साहब ने जो है वो कसम उठाई हुई है कि आइंदा कुछ अर्से तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं करनी, वो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। और जहाँ तक बात है बाकी जो वफाकी वज़रा थे उस वक़्त के, उनकी जानिब से अभी वकला आ रहे हैं, जवाब जमा करा रहे हैं,
बॉडी लैंग्वेज का अगर मैं बात करूं तो फिर फैसल वाडा की बॉडी लैंग्वेज उस दिन ऐसा ही थी, उन्होंने अच्छी तरीके से बात की, उन्होंने तमाम चीज़ों को समझाया। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017-18 के अंदर एक केस का फैसला किया था, उसको कहते हैं मुस्तफ़ा एमपेक्स जो है डिसीजन केस है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया था कि जो भी फैसला वज़ीर आज़म करेगा वो वज़ीर आज़म का अकेला फैसला नहीं होगा, वो वफाकी काबीना का फैसला होगा। और इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, वफाकी हुकूमत जो है, जो जिस तरह से नेब की मूव उन्होंने शुरू कर दी है, साबिक वफाकी वज़रा जो उस वक्त कैबिनेट में थे, वो इस फैसले के तहत इस सारे अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। और ये अभी शायद वो किसी को बता नहीं रहे, लेकिन ये मैं 100% श्योर हूँ कि वो इस केस के फैसले को सामने रखते हुए उस वक्त की तमाम जो वफाकी काबीना है वो इसको नेब में लेकर आना चाहते हैं, नेब के सवालों के जवाब उनसे दिलवाना चाहते हैं। और हुकूमत की स्ट्रेटजी इसके बाद ये है कि कोई वादा वाफ गवाह बन जाए, ताकि इमरान खान के हवाले से जो उनका आइंदा का लाए अमल है, वो जो जनरल इलेक्शंस में आना चाहते हैं, वो उन जनरल इलेक्शंस में उनको नाकामी हो सके। तो ये जो मुस्तफ़ा एमपेक्स केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो बहुत ज़्यादा इस वक्त अहमियत का हामिल है। और उसी को सामने रखते हुए जो है इस वक्त पीडीएम की जो है हुकूमत है वो उसको आगे लेके चल रही है। ठीक है, ठीक है। असद महमूद साहब, आप इसमें क्या ऐड करना चाह रहे हैं? एक तो ये कि अब ऐसे लग रहा है, ये जो पिक्चर बन रही है कि सबके गुनाह माफ हो सकते हैं, सब कुछ माफ हो सकता है, इमरान खान के गुनाह माफ नहीं हो सकते, उनके लिए आगे मुश्किल नहीं, उसमें अभी जो डिस्कशन हुई है ना, उससे तो एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है कि नैब की अभी कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी कोई नहीं है। नैब जो है वो वज़ीर आज़म के मातहत या राना सनाउल्लाह के मातहत काम कर रहा है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए। और मेरा ख्याल है इट इज़ एक्चुअली अ मैटर ऑफ शेम अगर ये सब कुछ हो रहा है तो। वाई? बिकॉज नैब का अपना जो भी कवानीन उसके अंदर देखते हैं, चेयरमैन नैब और नैब इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबडी अदर दैन दैट कि उसने पूरे साल में जो उन्होंने काम किया होता है उसकी रिपोर्ट वो जमा कराते हैं प्रेसिडेंट को, जी कि हमने ये किया है। एक पूरी एक मुफस्सल बुक होती है, कहते जी हमने इस साल में ये काम किया। नो, यहाँ अब चीज़ें ऐसे लग रही हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है आपकी, मतलब वो इस हद तक नैब को इम्प्लीकेट कर रही है एक लिहाज से, या उनको अंडर कमांड लेके ऑर्डर्स दे रही है कि आप ये सारे के सारे एक लिहाज से करें। ठीक है, टाइम बाय कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं, सारे के सारा हम सारे के सारे देख रहे हैं। प्रैक्टिकली देखें, नोबडी डिस्कसेस कि जी जो नेशनल क्राइम एजेंसी यूके की थी, जो उन्होंने 190 मिलियन पाउंड्स भेजे, आए तो पाकिस्तान के अंदर है, इस वक्त भी ख़जाने के अंदर एक लिहाज से मौजूद हैं। चलो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में मौजूद हैं, फ़ाइन। अगर इसके अंदर कोई आप समझते हैं कोई गलती हुई है तो भैया आप अपने मेन ख़जाने के अंदर ले लें। बट येस, आई एम श्योर कि अगर ये 190 मिलियन अनफॉर्चुनेटली अगर इस गवर्नमेंट को जो पीडीएम की अगर उनको मिल गया होता तो ये कब का गर्क कर चुके थे। बिकॉज इसाक डार इज़ एक्सपर्ट इन फज फिगर्स करने के अंदर। ही इज़ अ वन जिसकी वजह से पाकिस्तान को जुर्माने लग चुके हैं। बिकॉज ये फिगर फजिंग जिस तरीके से इसाक डार ने की है खजाने के अंदर, बाकी सारी चीज़ों के अंदर, IMF को भी पता है, वर्ल्ड बैंक को भी पता है। असद महमूद साहब, इस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। मईशत की क्या सूरत है भी हमने बात कर ली है, लेकिन पहले एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, हुकूमत और IMF के दरमियान बात नहीं बन रही। प्रोग्राम की बहाली से मुतालिक सवाल, हर वजीर खजाना इसाक डार इस पर गुस्सा हो गए। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद IMF की MD से राब्ता करके मदद मांगी है, जहां से कानून के मुताबिक सियासी तनाज़ा हल करने की तजवीज़ दी गई है। दूसरी तरफ वजीर आजम ने मौशी सूरत हाल का इमरान खान को भी जिम्मेदार करार दिया है। हमारा सवाल यह है कि हुकूमत मईशत को संभालने में इस वक्त नाकाम क्यों है? असद साहब, पहले मैं आपके जाने पाऊंगी। हम जब देखते हैं हुकूमत बदलती है, जो हुक्मरान आते हैं वो पिछली हुकूमत पर मलबा डालते हैं मईशत की खराब होने का, हम ये हमेशा से सुनते आ रहे हैं। अभी फिर वही बातें रिपीट हो रही हैं कि जो मईशत का हाल है वो इमरान खान की वजह से। ऑलराइट अना, बिल्कुल आपको इसी तरह महसूस होता है। बिकॉज पूरा मीडिया तो इनके अपने हाथ में एक लिहाज से है। सोशल मीडिया पे उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया तो लोग तो सोशल मीडिया से गायब होना शुरू हो गए, ग्रुप्स ऑलमोस्ट ख़त्म होना शुरू हो गए। सो दे हैव अ वेरी फर्म ग्रिप एक्चुअली एवरीवेयर इन द कंट्री। तो अब तो एट टाइम्स आपको लगता है कि नहीं, ये जो कुछ कह रहे हैं भाई ये तो बिल्कुल ठीक है, इनका फरमाया तो सब कुछ ठीक है। बट प्रैक्टिकली टॉकिंग, वी आर नॉट लिविंग इन 70s, 80s एंड 90s। वी आर लिविंग नाउ इन 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, और जहाँ पर सोशल मीडिया, इसके जितने भी टूल्स हैं, नाउ एवरीथिंग इज़ ऑन दी पाम्स ऑफ एवरीवन इन द कंट्री। और पूरी दुनिया को भी सारे के सारा ये पता है। आप मुझे सिर्फ इतना इनसे ज़रूर पूछना चाहिए
कि 2022 की अगर फरवरी मार्च करें, आपके फॉरेक्स रिजर्व वर 21 बिलियन प्लस। आज आप देखें तो 4.7 और दूसरे कमर्शियल बैंक्स देखें तो 5, अगर वो करते हैं तो कोई 9 बिलियन आपके पास फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। सो यस वी कैन राइटली से कि वो जो 14 या 13 बिलियन डॉलर्स हैं वो इन 13.5 महीनों के अंदर कहाँ चले गए हैं। एक तो ये सवाल सबसे पहला बनता है। दूसरी चीज़ ये है, IMF के पास देखें ना, अब इसाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को, इट्स नॉट नो कि अब ये 6-7 महीनों में इसने नुकसान पहुंचाया, 2013 से लेके 2018 तक मैं आपको बताऊं, दैट वाज द गोल्डन पीरियड कि अगर कोई वहाँ कोई समझदार आदमी होता, पेट्रोल की कीमतें इस कदर अनम नीचे जा चुकी थी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो सारे के सारा काम रखा नहीं जी, बाहर से चीज़ें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज़ को कर्व करते जाओ। और व्हाट इज़ द रिजल्ट टुडे, क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियाँ ख़त्म हो गई हुई हैं। बट आई से ये सब तो जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना। नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं जी, हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग, और अगले दिन वो अमेरिकन सफीर के पैरों में बैठा हुआ जी कि नहीं हमें हेल्प आउट करें। अब वाई अमेरिका शुड कम कि जी 18% उसके शेयर तो चलो मौजूद है IMF के अंदर, वाई शुड दे कम। और यानी अमेरिकन सफीर नहीं है, वो अमेरिकन वायसराय है जो पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान का वजीर खजाना, मेरा ख्याल है पूरी कौम को, इनको तो शर्म है कोई नहीं, हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आपका वजीर खजाना अमेरिकन सफीर के पास बैठा है कि जी IMF से हमारी डील कराओ। आगे सुन लें, आपका वजीर खजाना धमकियां दे रहा है और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाथ जोड़ के, क्योंकि आदत है इनकी इसी तरीके से करते हैं, तो ये वहाँ की MD से बात कर रहे थे कि नहीं आप हमें इसमें से निकालें। नो व्हाट वी से, ये है वो इनकी डायकॉटमी, ये है इनकी डुप्लिसिटी, ये है इनकी मुनाफकत जो नजर आती है। यानी कि जब वक्त आता है तो ये पैरों में गिर जाते हैं और अदरवाइज गिरबान पकड़ लेते हैं, ये है इनकी नेचर। तो नेचुरली जब इस तरह के लोग मुल्क चलाएंगे ना तो कुछ नहीं हो सकता। एक और मैं एग्जांपल बताऊं ना, पूरे मुल्क में 13.5 महीनों में, आखिरी एक बात, 13.5 महीनों में कोई आपको ऐसा एक भी इकदाम नहीं कहूंगा, कदम कहूंगा इन्होंने उठाया कि नहीं यार हम मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दे, पूरी दुनिया के अंदर पाम ऑयल की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया अभी तक। सही है। इम्तियाज गुल साहब, वजीर खजाना जो अब से कुछ देर कबल और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके जा चुके हैं, उन्होंने कहा कि जब मुल्क की मईशत बेहतर ट्रैक पर आ रही होती है या आने की कोशिश कर रही होती है, कोई ना कोई सानहा हो जाता है। अब तो ये जो मुल्क की मईशत का हाल है, सानहात की वजह से ये मुझे उस बात सुन के मैं बहुत महसूस हुआ कि पता नहीं कौन सा सानहा आया जिसकी वजह से हमारी मईशत अपने ट्रैक से उतर गई है। इसलिए कि जो गुज़श्ता इनके 9 महीने की जो सानहा तो अभी हुआ है ना, 9 मई को हुआ है, लेकिन गुज़श्ता जून से मार्च तक 9 महीने की जो कारकर्दगी आई है नेशनल अकाउंट्स कमेटी के इजलास में, वो 0.29% ग्रोथ उन्होंने दिखाई। वो ग्रोथ भी बड़े उन्होंने अदाद शुमार के साथ खेल खाल के मनफी हमारा ग्रोथ रेट था, लेकिन उसको उन्होंने मुस्बत कर दिया। अब जहाँ तक IMF की बात है, हमें पता नहीं कब तक ये अवाम को उल्लू बनाते रहेंगे, आप बेवकूफ़ समझते रहेंगे। IMF ने शुरू से बड़ा वाज़े तौर पे कहा हुआ है कि आपने डॉलर का सरकारी और ओपन मार्केट का रेट कम से कम होना चाहिए। दूसरा, 8 अरब डॉलर उन्होंने कहा है कि आपको तहरीरी तौर पे हमारे पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि आपने 8 अरब डॉलर अगले 6-7 हफ्ते के लिए आपके पास मौजूद है। तीसरा, उन्होंने मुसलसल मुतालबा किया कि ग्रेड 18 से ऊपर के तमाम सरकारी मुलाजमीन के असासे डिक्लेयर करने की पाबंदी होनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा कि बजट आप जो भी बनाएंगे हमारे साथ शेयर करेंगे, लेकिन डिस्कस ये होगा जून के आखिर में जबकि बोर्ड का इजलास होना है। बजट तो हमारा भी पेश हो रहा है 8-9 जून को, लेकिन उन्होंने ये 4 बड़े मसाइल रख के चूंकि इस पे अमल दरामद नहीं किया, ये बार बार पहले मिन्नतें करते रहे, फिर ये भी उन्होंने कहा कि पब्लिकली कह दिया जाए, ये आपस में डिस्कशन की हो रही थी कि हमें IMF नहीं चाहिए। फिर किसी ने कहा कि ऐसा ना करें, आपको फिर अगले प्रोग्राम में वो आने नहीं देंगे जून के बाद। तो अभी इनकी मिन्नतें करके वज़ीर आज़म ने मेरा ख्याल है पता नहीं क्या क्या कुछ कहा, इस हवाले से एक और किस्सा है लेकिन इसका यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। तो उन्होंने कहा, तो अभी तय ये पाया कि आप ये चारों चीज़ें कर लें,
उसके बाद फिर बोर्ड का इजलास होने IMF का जून के आखिर में, उसमें फिर हम गौर कर लेंगे कि आपको 1.1 बिलियन डॉलर करके, ताकि नौवां जो रिव्यू होना था वो भी अभी 9वां 10वां 11वां वो सारे अब इकट्ठे ही होंगे और जून के आखिर में उस इजलास में फैसला होगा कि पाकिस्तान के साथ अगले प्रोग्राम में दाखिल होना है या नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है उन्होंने वज़ारत ख़जाना को IMF के साथ मिलकर बजट तैयार करने की हिदायत दी है और तजावीज़ भी शेयर कर दी गई हैं। बजट भी आने वाला है, अब सबको एक आम इंसान को, एक आम आदमी को, पाकिस्तान का जो शहरी है उसको फिक्र है कि आइंदा आने वाले बजट में आम लोगों के लिए क्या होगा। आपको क्या लगता है आवाम दोस्त बजट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और मैं मुझसे पहले जो दो मुकर्रीन ने जो बात की, इम्तियाज़ साहब ने और साहब ने, मैं इनसे पूरा 100% मुत्तफ़िक़ हूँ। जो बातें इन्होंने की हैं, जिन चीज़ों की निशानदेही की है, मैं उससे मुत्तफ़िक़ हूँ। इस बात से भी मुत्तफ़िक़ हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत माशी कारकर्दगी के लिहाज से शायद पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन हुकूमत है और गालिबन इमरान खान की हुकूमत से भी बदतर हुकूमत है, इसलिए कि इमरान खान तो डॉलर को 100 से 150 पे ले गए थे, ये तो 150 से 300 पर ले गए। वो तो 4-3.5 साल में उन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे, ये तो इन्होंने अब 1 साल में तकरीबन आधा रुपए की वैल्यू कर दी है। तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार मैं समझता हूँ शरीफ ख़ानदान है। शरीफ ख़ानदान को मैं इसलिए कहूँगा कि इसमें नवाज शरीफ का भी हाथ है। नवाज शरीफ का हाथ इस तरह से है कि उन्होंने क्यों अपने भाई को, एक शहबाज शरीफ जो हैं वो एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के आदमी थे, खुद इनकी अपनी जमात में PMLN में लोग मौजूद थे, शाहिद खाकान अब्बासी वगैरह मौजूद थे, बेहतर लोग थे जो वज़ीर आज़म बन सकते थे, लेकिन अपने ख़ानदान को फेवर करना था, शहबाज शरीफ को बनाया। पंजाब में वज़ीर आला बनाना था तो हमज़ा को बनाया। और फिर जब वज़ारत ख़जाना आपने मिफ्ता इस्माइल को दे दी थी, जो मेरे ख्याल में निस्बतन बेहतर काम कर रहे थे, जो यहाँ पाकिस्तान में रहे थे पिछले बरसों में, उनको पाकिस्तान की मईशत का ज़्यादा पता था। इसहाक डार कहाँ से बरामद हो गए, ऊपर से टपक गए, जो कई साल से बाहर थे, जिनको यहाँ की मईशत पे पूरी गिरफ्त नहीं थी, ये पहले अपनी जो कुछ भी कारकर्दगी करते हों, अब इनमें वो नहीं सलाहियत नहीं थी कि ये कर सकें। और ये बात हम आप जैसे लोग समझ रहे थे, लेकिन ये ना नवाज शरीफ को बात समझ में आई ना किसी को कि आप इतने बड़े 25 करोड़ का मुल्क है, इसकी मईशत आप एक ऐसे शख्स के हाथ में दे रहे हैं जिसको मईशत चलाने की समझ ही नहीं नज़र आ रही है। तो ये इसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। और दूसरी बात यह है कि जो IMF का किससे मिलकर ये बजट मिलना है और जो कंडीशंस अभी इम्तियाज़ गुल साहब ने बताया, बिल्कुल बहुत उन्होंने वाज़ेह तरीके से बता दिया। देखें, ये तमाम शराइत मैं समझता हूँ कि बड़ी वैलिड किस्म की शराइत हैं। कोई भी आपको कर्जा देता है तो वो अपनी शराइत तो लगाएगा, उसको वो जानना चाहेगा कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे। अब वो लम्हा आ गया है, 8 अरब डॉलर की अगर हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग चाहिए। देखें, चीन जैसे मुल्क के लिए जो हम कहते हैं कि हमारी वो दोस्ती जो है पता नहीं क्या हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है, उसके लिए 8 अरब या 2-4 अरब देना पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ट्रिलियंस में हैं, लेकिन चीन पैसे नहीं देता और देगा भी क्यों, जब उनको पता है कि ये हुकूमत ऑलरेडी निकम्मों के हाथ में है। ये पैसे दे के मजीद पाकिस्तान, क्योंकि हमारा तरीक़ेकार क्या रहा है, हम बार बार जो है वो थोड़ी सी लाइफलाइन ले लेते हैं, लाइफलाइन लेने के बाद फिर वही हरकतें शुरू कर देते हैं। तो मसले का हल क्या है? मसले का हल ये है कि पाकिस्तान की मईशत में बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हमें ये देखना होगा कि हमारी जो आमदनी है उसके साथ जो हमारे अखराजात हैं वो हम गलत जगहों पे लगा रहे हैं। हमने इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा अखराजात कर रहे हैं वो कर्ज़ों की अदायगी पे और हम दिफाई बजट पे हमारा लग रहा है। जब तक हम इन दो चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे, जब तक अवाम की फलाह बहबूद पे नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम नहीं ला सकते। ये सारे सोल्यूशन जो है वो आर्जी सोल्यूशन है, एडहॉक सोल्यूशन है, इससे मुल्क नहीं चलना। ठीक है जावेद, मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने की बातें बार बार होती रही हैं कि हो रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसहाक डार ने, उन्होंने कहा है कि मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा है। ऐसी ही बातें उन्होंने कहा कि जब हम 2013 में हमने हुकूमत बनाई है तब भी हो रही थी, तब भी मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ। लेकिन अभी जो अवामी तौर पर अगर हम बात करें, आप लोगों से मिलते हैं, लोग इस महंगाई के ऊपर क्या अपना नज़रिया रखते हैं, क्या कहते हैं और कितने तंग हैं लोग इस हुकूमत से, इस महंगाई से? अनम देखें, जो बात करते हैं ना इसहाक डार साहब के जी डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, तो वाकई उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। जितने रिजर्व थे उन्होंने वो वापस कर्ज़ों के हवाले से, उनके बकौल उनका ये दावा है कि वो कर्ज़े वापस जो पहले लिए थे उनका उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया। इसके अलावा जो बाकी किस्तें थी मुख्तलिफ मालियाती इदारों को उन्होंने वो फराहम कर दी। अब अगर हम आम एक मार्केट में फिरने वाले एक आम शहरी की बात करें या जो एक आम आदमी है जो सबसे ज़्यादा इस महंगाई से मुतासर होता है उसकी बात करें, तो वो सिर्फ ये चाह रहा है कि उसको किसी न किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो अशिया हैं उनकी कीमतें कम की जाएँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएँ। अब ये सारी चीज़ें इनके अब हाथ में नहीं रहीं। अब
हर तरह, एक तरफ देखें ये IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। इनके इन रवैयों की वजह से हमारी जगहसाई ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक आम शहरी में के दरमियान हो रही है बल्कि इंटरनेशनली भी इनकी हो रही है। जिस तरह से इसहाक डार साहब को लाया गया, ये बताया गया कि जी वो इसहाक डार नहीं इसहाक डॉलर हैं, तो वो डॉलर की कीमत को, डॉलर को नीचे ले आएंगे, पाकिस्तानी रुपए की कदर को ऊपर ले जाएंगे। हुआ तो कुछ नहीं, सिर्फ ये है कि उन्होंने थोड़े बहुत जो रिजर्व थे वो उन्होंने वापस उनमें से पैसे निकाल के जो किस्तें अदा करनी थी वो दे दी हैं। अब 9 जून के बारे में कहा जा रहा है कि जी वो 9 जून को बजट पेश करेंगे। और ये भी अब मज़े की बात बताऊं कि एक पॉलिटिकल जो मनूवरिंग होती है वो की जाती है कि जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हम इसलिए कम कर रहे हैं कि पहले हमें दबाव था IMF का कि कीमतें बढ़ाएं, हम बढ़ाते थे, अब दबाव नहीं है तो हम कीमतें कम करेंगे। ये अब मुसलसल एक सियासी जो है एक बयानिया है वो मौजूदा हुकूमत बयाने बना रही है। लेकिन सवाल स्टिल वहीं पर है कि आम आवाम वो किसकी तरफ देखे, हुकूमत की तरफ देख रही है। अभी बजट आना है, हम देख रहे हैं कि आवाम भी हुकूमत की तरफ। हमारे लिए इस बजट में क्या होगा, एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम बढ़ती हुई महंगाई की। इम्तियाज गुल साहब, मैं पहले आपकी जानिब आऊंगी। इमरान खान को तो हुकूमत ने काबू कर लिया है, क्या महंगाई भी काबू में आएगी? जरा जल्दी से बताएं। महंगाई काबू में इस तरह नहीं आएगी जिस अंदाज में ये लाना चाहते हैं। बस दुआ ये करें कि इस मुल्क में आइन और कानून पे चलते जो इनहराफ का जो रास्ता इख्तियार किया गया है, हमारे जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो उस रास्ते में थोड़ी सी करेक्शन अगर कर लें तो फिर शायद पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं। जावेद, आपको क्या लगता है हालात किस तरह से बेहतर होंगे मईशत से मुतालिक? देखिए, मैं बिल्कुल इम्तियाज गुल साहब को सेकंड करूंगा कि इस मुल्क के अंदर सबसे जो पहली और आखिरी चीज़ है वो है आइन पर अमल दरामद करना। पाकिस्तान का आइन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। आप अगर उस पर प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी सही एग्जीक्यूशन हो तो मेरे ख्याल से जितने भी मसाइल हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, कौन काबू करेगा महंगाई को? क्या इस हुकूमत में इतनी पावर है कि महंगाई को काबू करे? ये नहीं कर सकेंगे। अगर करना इनको ये चाहिए कि जल्द से जल्द अगर IMF पे इन्हिसार है इनका तो उसको मज़ीद डिले करने के बजाय वो डील मुकम्मल करें अपनी, और मुकम्मल करने के बाद जो भी आवाम पे बम गिराना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो बजट आना है वो बहुत ख़तरनाक बजट आना है, महंगाई उसमें बढ़नी है, उसके सिवा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। या तो ये कि ये कह दें कि जी हम चीन के साथ हैं, अमेरिका का साथ छोड़ के चीन के साथ चले जाएं और चीन से पैसे ले लें, वो ये करेंगे नहीं। तो हालात मुझे गंभीर नज़र आ रहे हैं, ये इनके बस की बात नहीं है कि इसको आसानी से, बस आवाम के लिए मैं बहुत मजीद महंगाई देख रहा हूँ। आप मजीद महंगाई देख रहे हैं। असद महमूद साहब, देखें, ये सूडो एक्सपर्ट हैं और ये आए थे बड़े बड़े क्लेम्स लेके, बट एक्चुअली देखा किसी प्रिपरेशन के बगैर इन्होंने जो निचला तबका या गरीब लोग हैं उनका तो उन्होंने कचूमर निकाल दिया है, जो अमीर लोग हैं वो फर्दर अमीर हो गए, और जो सबसे क़यामत गुजरी है ना वो जो मिडिल क्लास है ना, सूट शूट पहने हुए सारा जो कुछ भी है, उनके अकाउंट चेक करें, कभी किसी के पास 5,000 होंगे, किसी के पास 2,000 होंगे। हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि लोगों को ये बिल्कुल उस लेवल, क्योंकि खुद उनकी मेंटलिटी भिखारियों की है, इन्होंने पूरे मुल्क को ऐसे कर दिया है और मिडिल क्लब का है वही पिस रहा है। हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह के बाद।